वेलकम टू द सेकेंड प्रैक्टिकल दैट इज़ अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब इस प्रैक्टिकल में ये जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल्स का क्या प्रोसीजर होगा अगर आप वहाँ से मतलब अटेम्पटेशन करते हैं, या प्लांट सेल में क्या चीज़ होती है। तो ये काफ़ी कॉमन सेल्स होते हैं जो हमें मिल जाते हैं। प्लांट सेल तो वैसे कॉमन है, अनियन पील सेल्स होते हैं या फिर ग्रास सेल होता है, या इसका कोई लीव एपिडर्मिस सेल्स देखना होता है। और एनिमल में भी दो तरह के ही सेल्स हम देखते हैं, एक तो चीक सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ह्यूमन चीक सेल या फ्रॉग चीक सेल भी आप ले सकते हैं, और साथ ही ब्लड स्मेयर बनाना होता है, यानी ब्लड सेल्स की आपने स्टडी करनी होती है। सो ये जो सेकंड प्रैक्टिकल है ये इसके दो पार्ट हैं, एनिमल और प्लांट सेल के हवाले से। सो उसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे और इसके पॉसिबल क्वेश्चंस और सोल्यूशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फर्स्ट। हिस्से के अंदर हमारे पास मौजूद है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 या प्रैक्टिकल नंबर 2 के कि एनिमल किस तरह से प्लांट सेल को आपने कैसे स्टडी करना है। तो इसका नाम है प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड ऑफ एनिमल एंड प्लांट यूजिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो पहले जो है एनिमल में भी दो पार्ट आपको मिलेंगे, पार्ट 1 2 के हवाले से, और प्लांट में भी दो ही पार्ट हैं 1 2 के हवाले से। तो पहला जो एनिमल में मैंने आपको जैसे बताया कि ह्यूमन चीक सेल भी हो सकते हैं, फ्रॉग भी कर सकते हैं। तो अपरेटिस इसमें क्या है, माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, ग्लास कवर ग्लास स्लाइड यूज़ करनी है, और इसके अलावा जो है टूथपिक यूज़ करनी होती है। कवर स्लिप ये उसी के ऊपर डालते हैं, छोटा सा होता है। और डिस्टिल्ड वाटर, ग्लिसरीन, चीक सेल, इसके अलावा ब्लॉटिंग टिश्यू, जो ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो नॉर्मल यूज़ किया जाता है, टिश्यू पेपर की तरह का होता है। टिश्यू पेपर ब्लॉटिंग पेपर में ये फ़र्क होता है कि टिश्यू पेपर क्योंकि काफ़ी नाजुक सा, पतला सा होता है, बारीक सा होता है, लेकिन ब्लॉटिंग पेपर थोड़ा सा मोटा सा होता है और सॉफ्ट सा होता है, ताकि वो फ़ौरन उस चीज़ को जो है ना अब्जॉर्ब कर लिक्विड को। इसके अलावा ड्रॉपर्स आपको ये जब पाइपेट चाहिए तो स्टेन 1 स्टेन 2 चाहिए, यानी स्टेन ए एंड स्टेन बी। अब स्टेन ए जो है ना, फील्ड स्टेन ए, ये क्या होता है, ये मिथाइलिन ब्लू होता है जो कि बेसिक स्टेन है, हमने लाजमी यूज़ करना है। सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे और उसके कुछ टाइम बाद उसको वॉश वगैरह करने के बाद, ड्राई करने के बाद दोबारा हमने एक स्टेन यूज़ करना है, दैट इज़ ईओसिन। और हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि ईओसिन वो स्टेन होता है जो कि न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी न्यूक्लियस को आपने प्रोमिनेट करना हो तो फिर आप ईओसिन यूज़ करते हो और न्यूक्लियस आपको डार्क पर्पल कलर में नज़र आना शुरू हो जाता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको अगेन बता दूं, डिफरेंशियल स्टेन हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट की जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर, और हमने ये पढ़ा था कि जब आप एक लेट्स से कि एक स्लाइड है और आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर, यानी लेट्स से कि आप न्यूक्लियस देखना चाहते हैं और आपने एक ही स्टेन को यूज़ किया है, तो उसको आप सिंगल स्टेनिंग कहते हैं। बट आपके पास क्या है कि अब दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं एक स्लाइड के अंदर, लाइक ये एक सेल है, आप चाहते हैं कि उसके न्यूक्लियस को भी स्टडी करें और साइटोप्लाज्म को भी। तो आप क्या करते हैं कि पहला जो आप यूज़ करेंगे स्टेन, ठीक है, वो आप साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ करते हैं, जो मिथाइलिन ब्लू है, जो कि साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देता है, ठीक है। और दूसरा आप यूज़ करेंगे न्यूक्लियस के लिए, जो कि ईओसिन होता है, जो कि न्यूक्लियस को डार्क ब्लू या फिर पर्पल शेड भी देता है। तो ये दो तरह के आपने स्टेन यूज़ किए, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, तो इसको आप नाम देते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग का। और आपको माइक्रोस्कोप में कैसा प्रोसीजर नज़र आता है, या माइक्रोस्कोप में आपको कैसी डायग्राम नज़र आती है। माइक्रोस्कोप की डायग्राम आपको ऐसी नज़र आएगी जैसे कि वो चीज़ आपके सामने जो है वो बिल्कुल मतलब पर्पल कलर का होगा और पिंक कम्बिनेशन होगा, यानी पिंक साइटोप्लाज्म आपको सारा नज़र आएगा और सेंटर में पर्पल डॉट सा करके आपको एक न्यूक्लियस नज़र आएगा। वो प्रोसीजर के एंड पे मैं आपको दिखा भी दूंगी कि आपको किस किस्म की ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो मिलेगी। होप्स हो कि आपको उससे अच्छी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। स्टेन्स मैंने आपको बता दी। अप्रेटिस प्रोसीजर क्या है कि आपने माउथ को अच्छे से वॉश कर लेना, यानी एक दफ़ा आप उस माउथ वॉश कर लेंगे, यानी आपने एक दफ़ा पानी से जो है ना कुल्ली कर लेनी है तो वो क्लियर हो जाएगा। किसी किस्म का फूड पार्टिकल होगा तो वो भी साइड पे हो जाएगा। फिर आपने एक टूथपिक लेनी है और अपने चीक्स को, यानी माउथ के अंदर जैसे ये आपको दिखाया गया है, चीक्स के अंदर लेके और उसको थोड़ा सा स्क्रैप करना है, तो जो भी मटेरियल वहाँ से स्क्रैप होगा वो टूथपिक के ऊपर आ जाएगा। अब आपने उन सेल्स को स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देना है, ठीक है। और प्लेस करने के बाद उसे टूथपिक से थोड़ा सा उसको सीधा कर लेंगे, लाइक इस तरह से, ठीक है, चीक सेल्स को। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेन ए यूज़ करना है, यानी 1 से 2 ड्रॉपलेट आपने उसके यूज़ करने हैं और थोड़ा सा आपने नीडल की मदद से उसको स्प्रेड कर देना है ताकि एक फ़िल्म सी बन जाए उस लेयर के ऊपर, और स्टेन की एक फ़िल्म सी बन जाए। 2 से 3 मिनट आपने उसको रखना है ताकि वो ड्राई हो जाए और उसको ना स्टेन जो है वो सेल्स एब्जॉर्ब कर लें। फिर उसके बाद आपने ब्लॉटिंग पेपर को यूज़ करके साइड वाला जितना भी मटेरियल है सारा क्लियर कर देना है। फिर उसके बाद जब 2 से 3 ड्रॉप जो हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि जो ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक है, आपने एक चीज़ कर ली।
कुछ टाइम के बाद आपने जो है ना इस पर अगेन क्या करना होगा कि आपने उसी चीज़ के ऊपर स्टेन बी अप्लाई करना है। यानी पहले आपने स्टेन ए अप्लाई किया 2 से 3 मिनट के बाद, और सराउंडिंग का सारा जो मटेरियल था वो आपने ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ कर लिया, स्लाइड साफ़ कर ली, और 2-3 मिनट रखने के बाद अगेन आप उसके ऊपर स्टेन बी अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर एओसिन मौजूद है, और उसको भी आपने 2-3 मिनट रखा और फिर ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ कर दिया। फिर ये जो था इसको आपने वॉश वगैरह नहीं करना, ठीक है, और इसके ऊपर ग्लिसरीन के एक ड्रॉपलेट डाल देना है। फिर उसके बाद आपने कवर स्लिप से जो है उसको ढाँप देना है, बंद कर देना है। कवर स्लिप रखते हुए आपने ख्याल रखना है कि कवर स्लिप इस तरह की एक छोटी सी कवर होती है जो आप अपनी स्लाइड के ऊपर रखते हैं ताकि आपका जो स्पेसिमेन है वो कवर हो जाए और एयर वगैरह उसको ट्रैप ना करे या एयर बबल उसको डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ आप ओपन करके यानी खोल के और इसके ऊपर चिपका देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही चिपकता है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप सनी प्लास्ट लेते हैं ना और उसकी वो स्ट्रिप्स को ओपन करके और आप अपने वुंड वाली जगह पे लगा देते हैं, वो चिपक जाता है। तो सेम वैसे ही इसकी भी होती है। इसके साथ एक मतलब एक बारीक सा ना पेपर लगा होता है, वो पेपर आप उतार देते हैं जो इसका कवर होता है, और इस कवर जो स्लिप है ना इसको फिर आप आसानी से रख देते हैं स्लाइड के ऊपर। तो ये स्लाइड को टोटली कवर कर लेती है। केयरफुली आपने रखना है ताकि कोई ड्रॉपलेट उसमें ना आए। फिर उसके बाद आपने सराउंडिंग से सारा जो मटेरियल होता है वो साफ़ कर लेना है ब्रश नीडल से, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर लेना है स्लिप को ताकि ये अच्छी तरह से एपिथेलियल सेल्स को स्प्रेड करा दे। फिर एक्स्ट्रा लिक्विड आपने वही बात है ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में ले जाके ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप में जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपको कैसे मिली कि लार्ज फ्लैट सेल्स हैं या पॉलीगोनल हैं, इस किस्म की आपको शेप मिलती है। एजेस उनके वेज्ड होंगे। सेंटर में एक लाइन आपको ये बिल्कुल नज़र आएगी एक सेल की जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एक ब्लैक सी लाइन आपको नज़र आ सकती है। और फिर आपको पर्पल कलर का सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आएगा और उसके साथ सराउंडिंग में जो आपको साइटोप्लाज्म नज़र आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होगा और जो न्यूक्लियस है वो डार्क पर्पल कलर का हो सकता है। रिजल्ट क्या है कि सेल अंदर ऑब्जर्वेशन जो थे इनमें सेल वॉल नहीं थी, लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल भी नहीं थी। तो इसलिए पता चल गया कि ये जो सेल है ये एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट है। इसमें जस्ट 3 ही पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिससे ये पता चलता है कि ये एनिमल सेल है, ठीक है। और ये शेप होगी तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये चीक सेल है। अब मैं आपको ज़रा ओरिजिनल एक चीज़ दिखा देती हूँ कि ये आपको ओरिजिनल माइक्रोस्कोप पे नज़र किस तरह से आएगा। तो आपको इस तरह का एक इमेज नज़र आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। यानी ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में ये न्यूक्लियस है, साथ ही ये साइटोप्लाज्म होगा और साथ ही ये आपको ब्लैक कलर की एक लाइन नज़र आ रही है जिसको प्लाज्म ब्रेन कहते हैं। अब ये तो क्योंकि एक इमेज है, एक पिक्चर है, तो थोड़ा सा इस तरह से है। ओरिजिनल आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि एक ब्लैक से इस तरह से आपको सेल की लाइन नज़र आएगी। लाइक इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सेंटर में आपको बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का, यहाँ तो आप क्योंकि पिक्चर है तो ये थोड़ा सा आपको पिंकिश लग रहा होगा, ये डार्क पर्पल कलर का अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में पिंक कलर का आपको जो है लाइट पिंक कलर का न्यूक्लियस नज़र आता है। तो ये इस तरह के चीक सेल्स आपको नज़र आते हैं। तो ये आप ऑब्ज़र्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन है कि माइक्रोस्कोप जो है ना आप इस तरह से इसकी ऑब्ज़र्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर कि किस तरह से ये जो सेल्स हैं चीक सेल अपीयर होते हैं। अच्छा जी, वो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके सेकंड पार्ट पर, यानी जिसमें हमने ब्लड स्मेयर की बात की थी स्टार्टिंग में ही कि एनिमल्स में हम 2 तरह की चीज़ें देखेंगे। सो दूसरा पार्ट इसमें है ब्लड स्मेयर का, इसको हम देख लेते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स बाय डिफरेंशियल स्टेनिंग, तो इसके लिए जो स्टेन यूज़ होता है वो राइट इस्मा स्टेन होता है, राइट इम्सा स्टेन जो है ये इसके लिए यूज़ होता है, जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों डाइज होते हैं। तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने क्या चीज़ स्टेन करनी होती है, एक तो ग्रेन्यूल, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखना होता है। तो हमें साफ समझ आ जाती है, एक तो आपको इस तरह की ना शेप मिल जाती है तो आपको प्लाज्मा ब्रेन का भी पता चल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सेल की शेप पता चल जाती है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस भी एक खास कलर का नज़र आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी मिल जाता है, और अगर कोई खास ग्रेन्यूल है तो वो डार्क कलर का होगा तो वो भी आपको पता चल जाता है। ये हमारा मेन कंसर्न होता है ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन सा सेल है, किस किस्म की इसकी शेप है। जैसे ये आपको सामने एक डायग्राम ये वाली नज़र भी आ रही है, तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें मेंशन की हुई हैं और हर एक का साइज़ भी डिफरेंट है और प्रोसीजर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसमें अपरेटस क्या है कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, इसके अलावा ग्लास स्लाइड्स चाहिए, इसके अलावा स्टेन और डिशेस चाहिए होती हैं, कवर स्लिप चाहिए, स्टेनिंग रैक चाहिए होता है यानी जहाँ पे आप खड़े होकर सारा काम करेंगे,
और ड्रॉपलेट्स चाहिए होते हैं, ड्रॉपर सॉरी चाहिए होते हैं, और स्टेन चाहिए। इसके अलावा फ्रॉग या ह्यूमन का ब्लड, आप अगर ब्लड स्मेयर बना रहे हैं ना, आप जस्ट 1 से 2 कतरे भी, अगर 1 कतरा भी आप ले लेते हैं ना अपने ब्लड का, तो वो इनफ होता है। क्योंकि स्मेयर का यही मतलब होता है कि एक थिन फिल्म, आप जब ब्लड स्मेयर का मतलब ये होता है अ थिन फिल्म ऑफ ब्लड दैट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, उसको हम ब्लड स्मेयर का नाम देते हैं। ठीक है, कि आपने 1 कतरा रखा इस तरह से, लेट से कि आपने 1 कतरा जो है ना एक तरफ अपने खून का रख दिया, फिर दूसरी स्लाइड लेकर आप उसको 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा करते हैं। उस कतरे में से आप ये देख सकते हैं कि ये सारा उसने बॉटम को डार्क कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे पहले एक ड्रॉपलेट उसने प्लेस किया, फिर बॉटम पर उसको रखा ताकि उसके लग जाए, और जब इस तरह से लेके जाते हैं आगे की तरफ, फिर वापस पीछे की तरफ लेकर आते हैं, तो ये एक पूरी फिल्म इस तरह से बन जाती है। ये आगे की तरफ जा रहा है ना, ये वापस इसको पीछे की तरफ लेके आएगा, तो एक पूरी फिल्म बन जाती है। लाइक ये आपकी जो अगर स्लाइड है ना, तो उस पर एक पूरी फिल्म इस तरह से पतली सी बन जाती है, उसी को आप ब्लड स्मेयर कह रहे होते हैं। थिन फिल्म ऑफ ब्लड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, इसको हम नाम देते हैं कि वो ब्लड स्मेयर है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है कि एक स्मॉल ड्रॉपलेट आपने ब्लड का लेना है और उसको क्लीन स्लाइड के ऊपर रख देना है। स्मेयर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक स्लाइड पर ये काम करना है और दूसरी स्लाइड आपने 45 के एंगल पर प्रेस करनी है, और स्मेयर बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में बनाना है। तो आपने स्मेयर इसी तरह से आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है, फिर वापस पीछे की तरफ लेकर आना, तो एक थिन फिल्म बन जाएगी जिसको आप स्मेयर करें। अब स्टेनिंग करने के लिए क्या होगा कि आपने जो है ना एयर ड्राइड स्लाइड लेनी है। यानी एयर ड्राइड स्लाइड क्या क्या मतलब है कि आप इसको फिर एयर ड्राई करेंगे, वो थोड़ा खुश्क हो जाएगी। इसी स्लाइड जिससे आपने स्मेयर बनाया है, अब इस स्लाइड जिसके साथ आपने जो है ना स्मेयर बनाया था, इसी को आप डिप करते हैं उस स्टेन वाले जो आपका एक छोटा सा वेज़ल होती है, उसके अंदर आप 15 to 30 सेकंड के लिए डिप करेंगे। फिर वहाँ से रिमूव कर लेंगे, उसको थोड़ा एयर ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिप कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा रीज़न है वो वहाँ से रिमूव आउट हो जाए। फिर उसके बाद 45 सेकंड आपने ये रखना है। कंटेनर 2 जिसमें डिस्टिल्ड वाटर होगा, वहाँ से निकालने के बाद अब आप उसको वर्टिकली पकड़े रहेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आपने उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देना, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेना है, तो आपको इस किस्म का जो है ना ये चीज़ नज़र आ जाएगी स्लाइड के अंदर। यानी आपको ये जो इसिनोफिल है वो इस किस्म की नज़र आएंगे, प्लेटलेट्स ऐसे नज़र आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल ये होगा, इस तरह से सारा मतलब आपको एक सेल्स नज़र आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लड स्मेयर है और आपने आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। अब आइडेंटिफिकेशन में ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे कि रेड ब्लड सेल अगर साइटोप्लाज्म ऑरेंज टू पिंक या रोज़ कलर का हुआ तो रेड ब्लड सेल होगा। लिम्फोसाइट्स में क्या है कि साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू कलर का होगा या न्यूक्लियस डीप ब्लू या वायलेट हो सकता है। इसिनोफिल में ग्रेन्यूल जो है होते हैं और वो ऑरेंज टू पिंक कलर के हो सकते हैं। मोनोसाइट में जो चीज़ नज़र आती है पेल ग्रे या ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म और डीप ब्लूइश पर्पल कलर का इसका न्यूक्लियस। और न्यूट्रोफिल में क्या चीज़ नज़र आती है साइटोप्लाज्म पेल पिंक कलर का या वायलेट कलर का न्यूक्लियस, या ग्रेन्यूल्स भी अगर होंगे तो वो पर्पल टू इलिएक कलर, यानी पर्पल या फिर बहुत इलिएक हम कहते हैं कि जैसे डार्क येलोइश सा कलर होता है इस तरह से। और इसके अलावा बेसोफिल में ग्रेन्यूल जो है वो डीप ब्लू या वायलेट कलर के आपको नज़र आते हैं, और प्लेटलेट्स आपको पर्पल नज़र के स्क्रैप्स की फॉर्म में आरबीसीज के सामने नज़र आएंगे। जैसे ये एक चीज़ है, मतलब सेम ऐसा ही एक अपीयर होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन, ये इस किस्म की शेप्स आपको उन्होंने दिखा भी दी है कि ये आप देख सकते हैं कि एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और बाइकन की वो राउंड शेप के होती हैं। और न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो मल्टी लोब्ड इस तरह का स्ट्रक्चर है और उसमें डिफरेंट कलर के ग्रेन्यूल्स होती हैं। और एसिनोफिल भी बी लोब्ड इस तरह की बी आपको शेप नज़र आ रही होती है। बाई लोब्ड इसको हम कहते हैं क्योंकि 2 लोब्स जो बनी हुई हैं इस तरह की 2 लोब्स होती हैं, तो उसको हम बाई लोब कहते हैं। और ये भी इसमें भी स्टेन्स होते हैं। और बेसोफिल अगर आप देखें तो ये भी बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी इसकी शेप जो है ना वो बाई लोब्ड होती है, लेकिन इस किस्म की जो है ना बाई लोब्ड हो जाती है, यानी एक लोब ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट आपको इस शेप में नज़र आ जाएंगे। लिम्फोसाइट और ये उनके नीचे सारी आइडेंटिफिकेशन वाले कैरेक्टर्स भी लिखे पड़े हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि जब आपका इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब मैं इसके प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट में से ये हमारा प्रोसीजर हो गया जिसके 2 पार्ट थे, ठीक है। अब इस अगर लेट्स से कि एनिमल वाला प्रैक्टिकल आया तो ये दोनों पार्ट आपके आएंगे जिसमें से 9 नंबर का वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सॉरी इसके साथ, क्योंकि ये तो पार्ट 1 हो गया ना एनिमल वाला, इसके साथ प्लांट वाला भी है। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, यूँ समझ लें कि सेक्शन ए में अगर आया तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा
जिसकी उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई होंगी, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से करके 9 नंबर उन्होंने पूरे किए होंगे सेक्शन ए के। तो अभी हमने एक ही हिस्सा पढ़ा है इसमें, जिसमें हमारे पहला पार्ट क्या था, एनिमल सेल। तो हमने 2 तरह के एनिमल सेल पढ़े, एक ह्यूमन चीक सेल, फिर हमने ब्लड स्मेयर वाले सेल पढ़े। आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर्स वगैरह मैंने आपको समझा दी है। अब इसका पॉसिबल सैम्पल पेपर हम देख लेते हैं कि वो किस किस्म का यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देख लें जी, ये पॉसिबल सैम्पल पेपर उन्होंने आपको एक डायग्राम, ये वही बात हो गई, डायग्राम बताई हुई है ए बी, ठीक है, ABCDE करके उन्होंने इस तरह से आपको क्वेश्चन बताएं। अब ये देख लें कि 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, 2 मार्क्स में जस्ट आपने नाम लिखना है। अब आपको याद होगा, प्रोसीजर देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो अभी तभी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर 1 ये आपने लेबल करना है, आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने ABCDE लिख के और आपने नाम लिख देने हैं। फिर 1 गिव 1 आइडेंटिफिकेशन रीज़न फॉर एनी 2 ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब 1 आइडेंटिफिकेशन में पीछे पढ़ा ना, बाइलोब्ड और इरेगुलर शेप और फलां कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वही आइडेंटिफिकेशंस थी। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द ए ग्रेन्युलोसाइट फ्रॉम द फोटोमाइक्रोग्राफ के, इसमें से आप अब ए ग्रेन्युलोसाइट को, तो वो आप जाहिर सी बात है कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर लिखेंगे। फिर नेम नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। नॉन न्यूक्लिएटेड तो जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स ही नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो रेड ब्लड सेल ही नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। फिर विच वन ऑफ द ब्लड टाइप इज़ नॉट अ कंप्लीट ब्लड सेल, तो वो प्लेटलेट है, वो कंप्लीट ब्लड सेल नहीं होता क्योंकि वो मेगाकैरियोसाइट का फ्रेगमेंट है, तो प्लेटलेट ही इसका आंसर है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज दैन द अदर टाइप्स के ब्लड से, विच ब्लड टाइप इज़ लीस्ट इन परसेंटेज, सबसे कम कौन सी परसेंटेज के होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि इस पर मेरे ख्याल में तो जो है ना ऑप्शंस वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। और वाई द बाई कनकेव शेप ऑफ आइडेंटिकल रादर दैन ग्राउंड। अभी हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर वो इस किस्म का होगा, बाई कनकेव का होगा, तो सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ये इसके आप देख सकते हैं कि 9 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टोटल 4 5 9 मार्क्स में उन्होंने आपका सारा प्रैक्टिकल जो है वो बताया हुआ है। यानी अगर आपको लेट्स से कि हमने अभी ये बात की है कि ये जो प्रैक्टिकल था पेपर, इसमें से अगर आता है ना, तो अगर एनिमल वाला पार्ट हुआ, यानी अगर ये ब्लड स्मेयर आपको बनाना हुआ तो इस तरह का होगा। इसी तरह अगर चीक सेल हुए तो वो भी इसी तरह के होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर प्लांट का जो एपिडर्मस वाला है तो वो भी इसी तरह से 9 नंबर में वो कैटेगराइज करेंगे। इसी तरह प्लांट का अगर जो है अनियन पील सेल है तो वो भी 9 नंबर का इसी तरह से ये कैटेगराइज करेंगे। तो ये इस तरह के आपके जो है ना पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आप आंसर देख ले। हाँ जी, ये आंसर इसका लिखा हुआ है, ये देख लिया, बेसोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और उन्होंने न्यूट्रोफिल लिखा है। फिर उन्होंने ये सारे, ये बाइलोब टू राउंड न्यूक्लियस, ये सारे वही आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स, ये मोनोसाइट और वो, और ये रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और फिर ये उन्होंने लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, फिर लिकोसाइट्स, बेसोफिल, जो अभी हमने कहा कि सबसे कम कौन से होते हैं, बेसोफिल्स। फिर प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, वही बात जो मैंने आपको बताई कि बाई केव होने का यही फ़ायदा होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आसानी से ऑक्सीजन को बाइंड और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये लेबल डायग्राम उन्होंने दिखाई, यानी आप ये देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा पेज है, ठीक है, एक पेज है जिसके ऊपर उन्होंने लाइंस वगैरह बनाई हैं। आंसर देख लें उन्होंने कितने स्पेसिफाइड है, टू द पॉइंट लिखे हैं। और सबसे एक ख़ास बात आपने नोट की हो शायद, मैं आपको अगेन स्पेसिफाई भी कर दूं कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना प्रैक्टिकल पेपर में, कभी भी उसमें इज़ एम आर लिख के पूरी तमहीद नहीं बांधनी कि दीज आर फॉर दिस एंड दैट एंड दे, वो नहीं, ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब उन्होंने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेसोफिल, आगे बाइलोब्ड टू राउंड न्यूक्लियस, यानी इसमें ना जस्ट आपने उसका कैरेक्टर लिखना है, आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, आपने सेगमेंट लिखना है। सेंटेंस और सेगमेंट में फ़र्क होता है। अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश बेसिक ग्रामर का आइडिया हो तो उसमें ये होता है कि सेंटेंस जिसमें आप इज़ एम आर लगा के पूरा ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अब ये जो है क्या है, उसका पूरा सेंटेंस है। अब उसमें से अगर हम फ्रेगमेंट बनाएं तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा। तो इसी तरह आपने सेगमेंट लिखना है, यहाँ पे पूरी पूरी लाइन्स नहीं लिखनी, तो ये शॉर्ट करके आपने इस तरह से लिखना है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल 2 का जो पॉसिबल PBA प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट सैम्पल पेपर है, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद हम प्लांट को डिस्कस करेंगे क्योंकि एनिमल वाला ये सारा पोर्शन था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है ना हम अब डिस्कस करेंगे प्लांट वाला पार्ट। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जिसके अंदर हमने डिस्कस करना था कि जो प्लांट सेल हैं वो किस तरह से आपको पेपर में आ सकते हैं।
सो जो इसका पहला हिस्सा है, अच्छा ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है ना, इसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 एनिमल वाले हैं, जिसमें से एक था चीक सेल का और दूसरा था ब्लड सेल्स का। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है ना प्लांट वाला, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक अनियन वाला है और एक एपिडर्मिस है लीफ की, वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने जो है अनियन एपिडर्मिस डिस्कस करनी है। अपरेटस हमें क्या चाहिए, इसमें रेज़र या ब्लेड चाहिए सिंगल एज वाला, ये ताकि आप आसानी से स्क्रैप कर सकें, और प्लेन स्लाइड्स चाहिए, और इसके अलावा सैफरन एंड मिथाइलिन ब्लू चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, अनियन चाहिए, नीडल चाहिए, ब्रश, ब्लॉटिंग पेपर, कवर स्लिप, फोर्सिप, वॉच ग्लास और ग्लिसरीन। ये सारा हमारा मटेरियल हो जाता है, जिसको आप अपरेटस भी कहते हैं। प्रोसीजर की तरफ आते हैं तो आपने एक अनियन लेना है, उसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने उसमें से ना एक पीस ब्लेड की मदद से ट्रांसपेरेंट से रिमूव कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ, जब आप अनियन छील रहे होते हैं तो आपको एक सफ़ेद कलर की बारीक सी झिल्ली नज़र आती है, उसी को हम पील कहते हैं, ठीक है। पील होता है छिलका, वही सफ़ेद जो झिल्ली होगी ना, वो बड़ी आसानी से एपिडर्मल पील होती है, वो उतर जाती है। फिर आपने फोर्सिप की मदद से उसको वहाँ से रिमूव करके, और उसकी जो है ना फ्रॉम द इनर साइड, यानी वहाँ से छिलके के अंदर की तरफ होगी, और फिर वहाँ से आपने उसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि उसको अपने वॉच ग्लास के अंदर रख देना है, जिसमें पानी होगा, और जब ताकि वो थोड़ी सी गीली हो जाए, वेट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरनिन और मिथाइलिन ब्लू टू द वॉच ग्लास। उसके अंदर आपने वॉच ग्लास के अंदर आपने सैफरनिन या मिथाइलिन ब्लू जो है ना, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स भी डाल देने हैं, ठीक है। उन ड्रॉपलेट्स को डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि वहाँ कुछ देर के लिए वो पड़ा रहेगा ताकि स्टेन हो सके। वहाँ से उस लीफ पील को उठा लेना है और उसको वॉश करके, और वॉश करने के बाद आपने बड़ी आसानी से ब्रश की मदद से उसको स्लाइड के ऊपर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो सारा ब्लॉटिंग पेपर से जब आप रख लेंगे तो ब्लॉटिंग पेपर सराउंडिंग से साफ़ कर लेंगे स्लाइड को। फिर उसके बाद आपने ग्लिसरीन का एक ड्रॉप लील के ऊपर डाल देना है, और उसमें से कवर स्लिप डाल देना है, ताकि किसी किस्म का, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ड्रॉप डाला, ठीक है। कवर स्लिप एक तरफ रखा और ये फोर्सिप से दूसरी तरफ उसको सहारा दिया, फिर फोर्सिप हटा लिया, तो उस जो कवर स्लिप है वो स्लाइड के ऊपर आ गया। अब ये स्लाइड आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे, उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में आपको पहले दिखा देती हूँ, आपको इस किस्म का कोई जो है ना एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये बहुत क्लियर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सेल वॉल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको अंदर की तरफ नज़र आ रही होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल नज़र आ रही होती है, सेंटर में साइटोप्लाज्म में और डार्क कलर में आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको नज़र आती है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि लार्ज रेक्टेंगुलर सेल्स हैं और हेक्सागोनल सेल्स हैं, जिनके अंदर जो है ना आप क्या चीज़ देख सकते हैं कि थिन लेयर है साइटोप्लाज्म की डीप कलर में, और इसके अलावा सेल वॉल भी मौजूद होती है, बिग सेंट्रल वैक्यूल भी मौजूद है, और राउंड बॉडी या न्यूक्लियस मौजूद है। यानी आपने क्या क्या चीज़ें देखी, सेल वॉल है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और साइटोप्लाज्म है, थिन साइटोप्लाज्म है, और पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस है। तो ऑब्वियसली कि ये किस चीज़ का सेल है, ये प्लांट का सेल है। यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट में आपके पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो कि ओवरऑल सारी चीज़ों से रिलेटेड है, ह्यूमन से भी और प्लांट से भी, जो यहाँ पे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और अब इसमें हम यहाँ पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में किस तरह से आई ये चीज़ कि जी आपने स्टडी करना है प्लांट सेल को डिफरेंशियल स्टेनिंग के थ्रू। तो पहले तो आपको ये बताया गया थियरी है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। जी वही चीज़ें हैं जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लास में भी और वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट रिएजेंट्स का बताया गया आपको कि वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म के वो कलर्स देते हैं। ये सारा अपरेटस है। और प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। प्रोसीजर में सबसे पहले कि एक स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए टॉलोडीन जो है टॉलोडीन बनाने के लिए आपने 1:1 का डिस्टिल्ड सोल्यूशन रखना होता है, और उसमें 0.04 ग्राम ऑफ टॉलोडीन डालनी है, और ये सारी मतलब क्वांटिटी आपने डालनी होती है। यानी केमिकल्स आपके सामने पड़े होते हैं, आपने करना क्या है, सिंपल कि जो वेट प्लेट होती है ना, जिससे आप वेट मेजर कर रहे होते हैं, उस वेट प्लेट में आपने जो है ना करना ये होता है कि एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, उस कागज़ के टुकड़े में आपने ना उतने ग्राम वो पाउडर डाल लेना होता है अंदाज़न, और उस जो वेट मशीन होती है उसके ऊपर वेट कर लेना, और वहाँ से वो चीज़ें जितना क्वांटिटी का वेट है लिखा हुआ होता है, आपने उतना ही करने के बाद सोल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर में सारी चीज़ें डाल के और सोल्यूशन बनाना होता है। तो नॉर्मली तो ये लैब के अंदर प्रिपेयर सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, लेकिन बनाना भी हो तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक कागज़ इस तरह से ले लेना है,
उसके अंदर जो है ना आप थोड़ा थोड़ा करके एक मटेरियल लाइक आपने पहला डाला टोराडीन के लिए, तो आप क्या करेंगे कि उसमें डिस्टिल्ड वाटर तो होगा 0.05% यानी 50 जो 0.05 ग्राम जो है ना आपने थोड़ी सी क्वांटिटी डाली, आपने वेट मशीन के ऊपर इसको इस तरह से रखा और वेट कर लिया। आपको पता चल गया कि ये इसका फ़लाँ वेट है। अगर थोड़ा सा ऐड करना है तो ऐड कर लें, रिमूव करना है तो रिमूव करें। एग्जैक्टली जो वेट लिखा हुआ है आपने उतना वेट कर लिया और फिर ये आपने जो है ना यहाँ से पिक किया और ये डायरेक्टली डाल दिया सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपने सारी चीज़ें डाल दी तो आपके पास एक सोल्यूशन बन जाता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये सोल्यूशन बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। फिर आपने क्या करना है कि अब इसमें जो है ना आपने सेक्शन किस तरह से बनाना है कि एक प्लेन प्लांट जो होता है ना, आपने प्लांट स्पेसिमन सेलेक्ट करना है। यंग डाइकोट स्टेम हो जिसकी शॉर्ट जिसकी जो होते हैं ना शूट या स्टेम एपेक्स भी होनी चाहिए, यानी यंग सा प्लांट हो जिसकी एपेक्स आपको टिप मिले, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न वो चीज़ है। फिर अब इसमें सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए आपने करना है क्या है कि इस तरह से आप उसको पकड़ेंगे, यानी इस तरह से या फिर इस तरह से आप उसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद थोड़ा सा आपने उसको छीलना है। छीलने के बाद इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट यानी ये क्रॉस सेक्शन टाइप आपने कट करना है ब्लेड की मदद से। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप इस तरह का स्लाइस बना लेंगे। स्लाइस बना लिया आपने, उसको स्लाइड के ऊपर डाल दिया रेज़र ब्लेड की मदद से, और फिर आपने रेज़र ब्लेड को जो है ना इथाइलिन के सोल्यूशन में डाल दिया ताकि फ़र्दर स्लाइस वगैरह अगर आपने करें तो थोड़ा इस तरह से ना वो चीज़ स्टरलाइज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक स्लाइस बनाने के लिए यूँ सीरीज़ मौजूद होती हैं डिफरेंट डिशेज़ का। उन्होंने आपको बताया कि वन बाय वन आप उसके अंदर प्लेस करते जाएंगे चीज़ों को, और फिर उसके बाद आप एट द एंड उस सोल्यूशन से निकाल के क्रॉस सेक्शन जो है वो लेकर आपने यानी उस चीज़ को मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि सारे में लिखा ये हुआ है कि आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है शूट अपेक्स का, इस तरह का, इस तरह से पकड़ना है। एक तरफ पकड़ने के बाद दूसरे हाथ से ब्लेड की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा छील लेना है और मेन जो आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया वो आप ले लेंगे। ब्लेड को आपने इथानॉल के सोल्यूशन में 50% वाले में डाल देना है और जो टुकड़ा आपने लिया वो भी आपने डिफरेंट स्टेनिंग में वन बाय वन ये सारे प्रोसीजर्स के थ्रू उसको गुजार लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है, अब स्टेनिंग प्रोसीजर में जो प्लांट मटेरियल आपने 50% एथेनॉल के अंदर डाला था पेट्रो डिश के अंदर, उसको वहाँ कवर भी किया हुआ था क्योंकि उस रखेंगे जब आपने यूज़ नहीं करना। अब लेट से कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि 5 मिनट के लिए कम से कम आप उसमें रखेंगे। स्टडी सेक्शन के लिए आप पेट्रो डिश वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि ना सेकंड पेट्रो डिश 1:1 टोलेडीन सोल्यूशन आपने ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर स्टेनिंग के लिए ले लिया। अब उन चीज़ों को वहाँ से इन डिशेज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और वहाँ से वो मटेरियल जो आपने प्लेस किया हुआ था वहाँ पे स्टेनिंग के लिए उनको पेट्रो डिश में वन बाय वन उसी सोल्यूशन के साथ लेकर आने और यहाँ से पिक करके आपने स्लाइड के ऊपर लेकर जाना ताकि आप उसको स्टडी कर सकें। तो ये एक प्रोसीजर है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर मैं आपको कहूँगी कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ये इतना आता नहीं है। इसमें ज़्यादा जो कॉमन है ना, जो बार बार आता है, वो ये वाला है। एनिमल वाले में तो वो दोनों के चांसेस हैं कि चीक वाला भी आ सकता है, रेड ब्लड सेल्स वाला भी आ सकता है, और इसमें ये वाला आता है। ये तीनों आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसको जस्ट पढ़ लें, इसके इतने चांसेस होते नहीं हैं। प्रोसीजर में ये इतना कोई ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखा हुआ है तो आपको इसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिन्होंने आपको इस पे प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के एंड पर बता दिए कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। That was about the lecture of practical number 2, that is experiment of the study ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स विद डिफरेंशियल स्टेनिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको अगेन बता दूं प्रैक्टिस से ही याद होती हैं। बार बार आप प्रोसीजर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बेस्ट है कि आप जो है लेक्चर डाउनलोड कर लें या लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी से बार बार ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।